हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 में बेटा आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के सम्स। सम नंबर फर्स्ट, you can shield you can shield a charge from the electrical forces by putting it inside a hollow conductor. So you have given a hollow conductor and some of the charge is placed inside it. Suppose positive charge is placed. Can you shield a body from the gravitational influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means? ठीक है, तो मतलब ऐसे ही आप ग्रेविटेशनल कोई भी बॉडी को आप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से शील्डिंग कर सकते हो। तो आंसर होगा नो, वी कैन नॉट shield a conductor which is affecting by gravitational force, gravitational influence। ऐसे हम शील्ड नहीं कर सकते कि शील्डिंग करें और बाहर से कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट उस पर ना अप्लाई हो सके, ऐसे हम शील्डिंग नहीं कर सकते। ओके, सो 8.2 सॉरी 8.1 ए नंबर हमने कर दिया। अभी बी की ओर जाते। An astronaut inside a small spaceship orbiting around the earth cannot detect gravity। तो यहाँ पे अर्थ है, ए स्मॉल स्पेसशिप है और इसमें एस्ट्रोनॉट। ठीक है, देखो एस्ट्रोनॉट ए स्पेसशिप के अंदर है, मतलब इस पे कोई इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। फिर से एक बार, एस्ट्रोनॉट इनसाइड ए स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, अगर मान लो कि कोई लार्ज साइज का स्पेस स्टेशन वो इसके अराउंड अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, तो कैन कैन ही होप द डिटेक्ट ग्रेविटी। तो अगर इसमें कोई एस्ट्रोनॉट है तो अगर ये ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सकता है, तो याद रखो कि मास ऑफ अर्थ और इसका मास हम m लेते हैं, बट इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही स्मॉल मास है। सो एम ई इज ग्रेटर 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 एम, तो ए मास क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेटर मास है। बट देखो यहाँ पे हमने जो मास लिया है स्पेसशिप का वो तो ग्रेटर मास ही है, मतलब उसका लार्ज साइज बता दिया है। तो दोनों के बीच में F इज इक्वल टू जी एम ई एम और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला के तहत उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा उसको, ग्रेविटी है उसको फील होगी। क्लियर? तो स्मॉलर मास के लिए नहीं हो सकता है, लार्ज मास के लिए पॉसिबल है। वैसे ही सी नंबर, if you can compare the gravitational force on the earth due to sun and to that due to the moon, you would find the sun's pull is greater than the moon's pull। आप जानते हो सन का जो पुल है, ठीक है, वो मून के जो पुल, मतलब वन काइंड ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ यू कैन चेक दिस योरसेल्फ यूजिंग द डेटा अवेलेबल इन सक्सीडिंग एक्सरसाइज।
and however the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun. Why? फिर भी मून का जो पुल है, टाइडल इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, टाइडल इफेक्ट में मून का जो पुल है वो सन का जो पुल है उससे क्यों ग्रेटर है, मतलब उसके फोर्स से क्यों ग्रेटर है? जस्ट बिकॉज ऑफ, लिख देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मून इज close to the earth compared to sun. अर्थ से नजदीक कौन है? मून है, इसलिए उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना फोर्स क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो डिस्टेंस किसका नियर बाय है? कौन नियर बाय है? तो भाई मून जो है वो अर्थ से नियर बाय, मतलब डिस्टेंस कम हुआ इसलिए फोर्स ज्यादा हुआ। तो टाइडल इफेक्ट में इफेक्टिव कौन रहता है? मून रहता है, सन नहीं रहता है। आया समझ में? तो 3 क्वेश्चन हो गए 8.1 के। 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 भी लॉजिकल है। नंबर 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जब हम हाइट इंक्रीज करते हैं तो हाइट के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस एच डिवाइड बाई 2 आर था। जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस सॉरी 2h डिवाइड बाई आर। जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर। तो एल्टीट्यूड दैट मीन्स वन काइंड ऑफ हाइट। जब हाइट इंक्रीज होती है तब जी क्या होता है? डिक्रीज होता है, याद रखो। जब आप हाइट बढ़ाते जाओगे तो उसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने माइनस रखा। समझ में आ रहा है? ओके, तो हाइट इंक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल डिक्रीज होगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है डेप्थ के साथ, तो 1 माइनस डी बाई आर था, देखो उसमें भी माइनस है। तो अगर आप डेप्थ इंक्रीज करोगे, मतलब जितना अंदर जाओगे अर्थ के अंदर, तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, चलो सी नंबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या था? GME डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये किससे इंडिपेंडेंट है? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मास ऑफ अर्थ पे तो डिपेंड है फॉर्मूला की तहत, तो किससे इंडिपेंडेंट है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट है डी। द फॉर्मूला माइनस जी एम एम, दो फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम R1 और R2। एक इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, के इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको दिया है माइनस एम जी R2 minus R1 for the difference of potential energy between 2 points R2 and R1 distance away from the center of the earth। देखो दो डिस्टेंस है, ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे दो है, एक R1 है, दूसरा मान लो कोई R2 ऑब्जेक्ट है,
तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्यूरेट है? तो देखो दो मास हो गए, यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका मास m होगा और अर्थ का मास कितना होगा, me होगा, तो दो मास आने चाहिए। इसमें तो एक ही मास है जो ऑब्जेक्ट का मास है, तो ये जो फर्स्ट वन है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, चलो 8.3। Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth. Twice as fast as the earth. What would be its original orbital size as compared to the earth? उसकी ऑर्बिटल की साइज निकाल। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ हम ले रहे आर, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट आर डैश, स्पीड ऑफ द अर्थ ओमेगा, स्पीड ऑफ द प्लैनेट ओमेगा डैश। और थर्ड आपको कौन सा दिया है, एक तो अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ क्या लेते हैं हम, एम ई। और सेकंड आपको दिया है सन के बारे में, दैट मीन्स मास ऑफ सन, एम एस। क्लियर? चलो, तो जैसे ही जो यहाँ पे सन है और मान लो कि यहाँ पे अर्थ है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक साइड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड साइड कौन सा होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और इस साइड पे इसको बैलेंस कौन करेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² डिवाइड बाय आर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, MSM और डिवाइड बाय क्या होगा, r²। ओके, देखो यहाँ पे जो ए मास की हम बात कर रहे हैं वो अर्थ का लिया है, दैट मीन्स यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, तो यहाँ पे भी m की रिप्लेस से क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ। आया समझ में? तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, एमी कैंसल, एक आर भी कैंसल, तो v² इज इक्वल टू जी एम एस और डिवाइड बाय आर हो जाएगा। अब एक रिलेशन हम जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। चलो रखो यहाँ पे, तो r² ओमेगा स्क्वायर जी एम एस और डिवाइड बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एस और r³। ये नंबर फर्स्ट दो। ठीक है, चलो अदर प्लेनेट के लिए हमें दिया है ना, अदर प्लेनेट के लिए क्या अज्यूम किया था, स्पीड, तो ओमेगा डैश थी, जी एम एस तो कॉमन रहेगा, उसकी ऑर्बिटल स्पीड r⁻³ थी, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, क्योंकि हमें ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन निकालना है।
तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर, चलो जीएमएस कैंसल, आर डैश क्यूब और यहाँ पे आर ऐसे ही हो जाएगा। आया समझ में? चलो ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश, तो आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है, जो अदर प्लेनेट है उसकी स्पीड है वो अर्थ की स्पीड से डबल्ड है, मतलब अदर प्लेनेट की स्पीड ओमेगा डैश और अर्थ की ओमेगा उससे डबल है, तो हमारे पास ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश करेंगे तो 1/2 आंसर होगा। चलो ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा डैश यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे आर डैश और आर तो हमें फाइंड करना है, तो आर डैश और आर उसका क्यूब होगा, ये हो गया 1/4 आर डैश और आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 0.25 आर डैश आर का क्यूब, चलो आर डैश और डिवाइड बाय आर 0.25 सामने क्यूब रूट होगा, यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब रूट निकालेंगे। अभी क्यूब रूट डायरेक्ट अपने कैल्सी में अवेलेबल नहीं है, तो दोनों साइड पे लॉग कंसीडर करो, तो आर डैश और आर 1/3 लॉग में आगे आता है। पहले कैल्सी में log 25 मैंने समझाया आपको, पहले log 25 करना है, उसका जो भी आंसर आता है उसको 3 से डिवाइड करना है, उसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका एंटी लॉग लेना है, बिकॉज ये लॉग है इस साइड पे जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, तो आपको आर डैश इज इक्वल टू 0.63 आर मिलेगा। मतलब अदर प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 0.63 जितनी है, ये हमने प्रूव कर दिया इसमें। ओके चलो 8.4 करते हैं, ये यही फॉर्मूला पे डिपेंड है, यही कंसेप्ट है। ओके आयो, आयो क्या है? वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जुपिटर का एक सैटेलाइट है, हैज अ ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड मतलब कैपिटल टी, कितना दिया है 1.769 डेज, 1.769, वन डे में 24 आवर्स होते, और 24 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड। ओके तो टी का कैलकुलेशन आप करोगे कैल्सी में, तो आपको आंसर कैल्सी से ट्राई करते हैं, चलो 1.769 इंटू 24 इंटू 3600 15284.6, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट इस साइड पे लेके आओ तो 1.53 लिखेंगे, ये 2 का 3 हो जाएगा, इंटू 10⁵ सेकंड होगा, ठीक है। तो ये मिला आपको टाइम पीरियड जो आपको दिया हुआ है। सेकंड बेटा आपको दिया है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट मीन स्मॉल आर, स्मॉल आर आपको दिए 4.22 into 10⁸ मीटर, so that the mass of Jupiter is about the 1,000th of the mass of Sun, बराबर। तो मास ऑफ सन है उससे 1000 उसका 1000th पार्ट है मास ऑफ जुपिटर, ये हमें प्रूव करना है इसमें से। तो वैसे ही सेम कि बीच सन है और जुपिटर है, तो सन और जुपिटर के बीच में इस साइड पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो इस साइड पे कौन सा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² डिवाइड बाय r, और इस साइड पे एक मास जुपिटर का होगा और एक दूसरा मास m ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इसमें मास ऑफ अर्थ कैंसिल हुए थे वैसे भी यहाँ पे दोनों के कट, चलो एक r भी कैंसिल, तो v² इज इक्वल टू अगेन क्या होगा 4 डिवाइड बाय r,
अभी v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी एम जे और डिवाइड बाय आर। अगेन आर स्क्वायर नीचे गया तो क्या हो जाएगा आर क्यूब। चलो आगे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर जी मास ऑफ जुपिटर और नीचे हो जाएगा आर क्यूब। अभी देखो हमें टाइम पीरियड चाहिए, हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है, तो ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है 2π/t। चलो रखो यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4π² और टी स्क्वायर हो जाएगा जी एम जे और डिवाइड बाई बेटा यहाँ पे हो गया आर क्यूब। हमें मास ऑफ जुपिटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4π² इंटू आर क्यूब, ठीक है। एम जे को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी, तो मास ऑफ जुपिटर विच इज 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर, और आपको आर दिया हुआ है 4.22 इंटू 10⁸ का क्यूब होगा टी स्क्वायर, तो टी मतलब 1.53 इंटू 10⁵ का स्क्वायर और 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये पूरा बेटा कैलकुलेशन आप करोगे, आंसर मिलेगा आपको 2 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। क्योंकि ये मास ऑफ जुपिटर है। अभी दोनों का कंपैरिजन करना है। मास ऑफ सन हम जानते हैं 2 इंटू कितना होता है 10⁻30 kg होता है, ओके। चलो तो दोनों का रेशियो लेते हैं, तो एम जे डिवाइड बाय हो गया एम एस। चलो तो 2 इंटू 10⁻, कितना हुआ 27, नीचे हुआ 2 इंटू 10⁻, कितना हुआ 30। चलो ये 2 कैंसिल हो गए, तो मास ऑफ जुपिटर और मास ऑफ सन विच इज यहाँ पे आ गया 1000। हुआ कि नहीं कि मास ऑफ जुपिटर है वो मास ऑफ सन से, और एक स्टेप लिख देते और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 1000th पार्ट है। मास ऑफ जुपिटर इज 1000th पार्ट ऑफ द मास ऑफ सन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रूव करना है। इन शॉर्ट आपको ये जो फॉर्मूलाज है सेंट्रीपिटल फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये दोनों सम में, और एक सम में आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो है 8.5, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं बिकॉज यही फॉर्मूला यूज कर रहा है, उसमें भी सेम, एक साइड पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेकंड साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यही कंसेप्ट है बेटा उसमें भी। तो 8.5 तक आप कंप्लीट कर दें, ओके। थैंक यू वेरी मच।